मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिबरा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो अपन लास्ट पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपने कहा था कि इन ए प्योर कंपाउंड द रेशो ऑफ मासेस ऑफ दियर एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है? मतलब किसी भी प्योर कंपाउंड में उनके एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। क्लियर? अब उस पर आपने दो तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। एक तो CO2 लिया था, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मासेस का रेशो 1 कार्बन था तो 12 आया, और 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16 है तो 2 का 32 हो गया, 4 से गया 3:8 आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशो है वो 3:8 है, ये फिक्स है। क्लियर? अब आप देखिएगा यहाँ पर कि ये तो फिक्स है। अब अपन देखें आगे, एक क्वेश्चन और क्या आया था? एक क्वेश्चन ये आया था कि सर जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन जो है वो 11.11% है और ऑक्सीजन जो है वो 88.89% है। कितना ऑक्सीजन? 88.89% है। तो ये फिक्स है, ऑक्सीजन इतना होगा, हाइड्रोजन इतना होगा, इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। क्लियर? और अगर इसमें कोई चेंज नहीं होना तो ये रेशियो यही रहेगा, परसेंटेज का रेशियो यही रहेगा। और यदि आप सिंपल मासेज का रेशियो ले रहे हैं तो ये यही रहेगा, यही रहेगा। इसका मतलब क्या है? प्योर कंपाउंड्स हैव ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेज ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो प्योर कंपाउंड में उसके जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके मासेज का रेशियो जो है वो ऑलवेज फिक्स होता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? तो दो क्वेश्चन तो ऐसे वाले आए थे। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन तो इस टाइप के आए थे आपके। एक तो डायरेक्ट रेशियो दे देगा, एक परसेंटेज दे देगा। तो वाटर में जो मास परसेंटेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो यही रहेगा। अब चाहे कितना भी मास चेंज करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अपन यहाँ बात करें आगे, अपन यहाँ आगे बात करें तो क्या आएगा वो देखिएगा। फिर ये क्वेश्चन की बात करें इसकी, अगला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? तो इस टाइप का आता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। इन ए कंपाउंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स के जो मास है उनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बस वही तो देखना आपको। तो यहाँ अपन देखें, ये कह रहा है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आप यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सा कंपाउंड दे रखा है? 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर दे रखा है आपको आयरन ऑक्साइड। कितना ग्राम है भाई? 2.4 ग्राम। क्लियर? क्लियर है? ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। क्या देगा ये? 1.6 ग्राम ऑफ आयरन देगा। तो इतना आयरन ऑक्साइड कितना आयरन देता है? 1.68 ग्राम आयरन देता है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्या कह रहा है, बस ये तो कितने ग्राम आयरन ऑक्साइड और कितने ग्राम आयरन दे रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है वो ध्यान रखना है। फिर इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स 2.03 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन। तो इतना ग्राम आयरन ऑक्साइड क्या दे रहा है? इतना ग्राम आयरन दे रहा है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड आ गया। कितना ग्राम आयरन ऑक्साइड है? 2.9 ग्राम। तो यहाँ क्या दे रहा है? 2.03 ग्राम आयरन दे रहा है, आयरन। क्लियर? ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन शो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लैंग्वेज में नहीं फंसना है। क्या कहा मैंने आपको? लैंग्वेज में नहीं फंसना है। तो इसका मीन क्या होता है? आपको डायरेक्ट देखना है कि कंपाउंड कौन सा है। आयरन ऑक्साइड है, कितना है? 2.4 ग्राम। ओके? क्या कर रहा है? 1.68 ग्राम आयरन दे रहा है। ओके? इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है? 2.03 ग्राम ऑफ आयरन दे रहा है।
क्लियर, ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन। अभी कह रहा है शो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मुझे कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो करना है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट के मासेज का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यह कंपाउंड क्या है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड है तो उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो आयरन है और एक ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखो आयरन ऑक्साइड दे दिया आपको, आयरन दे दिया। अब मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ ले आपसे कितना होगा, तो देखो ये आयरन ऑक्साइड है, ये इसमें प्रेजेंट आयरन है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो ऑक्सीजन आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.4 माइनस 1.68 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 8 गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया कितना 7, तो 14 में 7 गया तो 7 बचा, यहाँ हो गया 2, 0 बचा, कितना आ गया 0.72 ओके ग्राम। ये इतने ग्राम तो ऑक्सीजन आ गई। अब ऐसे यहाँ पर दूसरे में देखें कंपाउंड कितना है, आयरन ऑक्साइड कितना है 2.9 ग्राम, इस 2.9 ग्राम में आयरन कितना है 2.03 ग्राम आयरन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 2.9 माइनस 2.03 कितना बचा 7, यहाँ हो गया 1, 8 कितना आ गया 0.87 ग्राम। तो ये आयरन आ गया इतना ग्राम, ऑक्सीजन आ गया इतना ग्राम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों से आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। अब यदि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में वो रेशियो कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ट्रू है, और नहीं आता है तो नहीं है। क्यों, आप यही तो कहते हो किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स के मासेज का रेशियो, एलिमेंट कौन कौन है, आयरन और ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन है, इन दोनों का मास निकाल लिया भाई। आयरन ऑक्साइड का मास गिवन है आपको, आयरन का मास गिवन है, आयरन ऑक्साइड में से आयरन का मास माइनस कर दिया तो किसका मास बचेगा, ऑक्सीजन का, ओके। और ऑक्सीजन का मास बचेगा तो यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, तो आयरन का मास भी ऑक्सीजन का मास भी, तो रेशियो हम दोनों एलिमेंट का ही तो निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया आयरन रेशो ऑक्सीजन, ओके। आयरन कितना है बेटा जी, 1.68 डिवाइड बाई 0.72 और 2.03 डिवाइड बाई 0.87। तो ये देखो यहाँ पे आयरन कितना 1.68, ऑक्सीजन कितना 0.72, डिवाइड कर दिया। यहाँ 2.03, ऑक्सीजन कितना 0.87, ये डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपन इसका वैल्यू निकालें तो 168 डिवाइड बाई 72, क्लियर, कितना टाइम गया, 2 टाइम गया, 4, 144, यहाँ कितना अच्छा 4, यहाँ कितना अच्छा 2, 240 हो गया, क्लियर, 240 हो गया, 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया भाई 6, और 21 कितना बचेगा यहाँ पर 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो वापस 2.33 टाइम गया, 2.33, ओके। आपने यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो 2.03 डिवाइड बाई 87, तो 203 डिवाइड बाई 87, 2 टाइम गया, कितना बचेगा 14, 1, 16 और 1 17, कितना बचेगा 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ हो गया 8, 20 में से 8 गए तो 2, 290 हो गया, कितने टाइम गया 3 टाइम गया, कितना बचा 21, 2 और 24 और 2 26, फर्दर 29 बचेगा, फिर 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा 2.33, क्लियर। तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन का रेशो दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम आ रहा है, 2.33 और 2.33। आप यही तो कहते हैं लॉ में, क्या कहते हैं, इन ए प्योर कंपाउंड द रेशो ऑफ मासेज ऑफ दियर एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब किसी भी प्योर कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेज का रेशो जो होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है। तो देखो रेशो कितना आ रहा है 2.33 और 2.33 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है अपन को, ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, ये जो डाटा दे रखे हैं अपन को, ये डाटा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ का फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, क्लियर, हेंस प्रूफ। एनी कंफ्यूजन, चलिए
क्लियर है? तो देखिए वो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, हमें क्या करना है, जो भी कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड में दोनों एलिमेंट के मासेज निकालने हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट दे रखे उस एक्सपेरिमेंट से, और उन मासेज का रेशो निकालना है। यदि वो रेशो सारे एक्सपेरिमेंट में सिमिलर आता है तब तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है, और डिसिमिलर आता है तो ट्रू नहीं है, मतलब वो ऑबे नहीं कर रहा। अपन यहाँ ये दो क्वेश्चंस को और करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला तो वही है, ये 2 और ये 3। तो आप यहाँ देखिए, इसको पढ़िएगा ढंग से। क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर dissolved in nitric acid, it reacts with NaCl to give 0.6 ग्राम ऑफ AgCl। तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है कौन सा है और कितना बन रहा है। क्लियर? बीच में किससे रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इससे मतलब है कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, इतना सा मतलब है। तो यहाँ पे 0.5 ग्राम सिल्वर है जिसको अपन नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व कर रहे हैं, रिएक्ट विद NaCl टू गिव 0.6 ग्राम AgCl। तो अपन यहाँ पे बात करें एक्सपेरिमेंट, मतलब सॉल्यूशन नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सिल्वर कितना है आपका, Ag जो है वो है 0.5 ग्राम। ओके, तो कितना Ag किलो Cl दे रहा है, 0.66 ग्राम। तो AgCl कितना दे रहा है, ये दे रहा है 0.66 ग्राम। ओके, फिर दूसरा है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा है। तो 1 ग्राम सिल्वर है, रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म 1.32 ग्राम ऑफ AgCl। तो यहाँ पर ये 1.32 ग्राम ऑफ AgCl दे रहा है। तो ये कह रहा है बताइए ये डाटा जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ का या डेफिनेट प्रोपोर्शन का फॉलो करते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा, जो AgCl है आपका कंपाउंड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, Ag और Cl। कौन कौन से एलिमेंट है भाई, Ag और Cl है। तो यहाँ पर Ag का मास है और AgCl का मास है। तो यहाँ क्लोरीन का मास कितना होगा भाई, क्लोरीन कितना होगा, AgCl माइनस Ag। भाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो Cl बच जाएगा ना भाई। तो AgCl कितना है आपका 0.66 माइनस Ag कितना है 0.5, बराबर कितना आ गया 0.16। क्लियर? यहाँ पर AgCl कितना है 1.32 है, तो 1.32 माइनस 1 बराबर 0.32 ग्राम। ये क्लोरीन का मास आ गया। पहले देख लें अपन, उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा। क्लियर? तो ये क्लोरीन का मास आ गया। कैमरामैन देखिएगा क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्लोरीन का मास आ गया। तो क्लोरीन का मास कैसे निकलेगा, AgCl माइनस Ag, क्लोरीन का मास आ जाएगा। अब यहाँ अपन एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन करना है तो मुझे एलिमेंट के मासेज का रेशो निकालना पड़ेगा। तो एलिमेंट Ag है और एक Cl है, तो AgCl का रेशो निकालेंगे अपन, Ag रेशो Cl, है ना, किसमें, इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। अब वहाँ अगर जगह थी तो वहाँ उतार निकाल लेते अपन, लेकिन वहाँ है नहीं जगह। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में Ag रेशो Cl निकालना है। तो Ag का मास कितना है 0.5, Cl का मास कितना है 0.16, 0.5 से 0.16 का रेशो निकालेंगे, 50 रेशो 16, 16 इंटू 3 48 होता है, बचा 2, 1 होता है, बचा 4, कितना हो गया 40, तो ये 2 हो गया। क्लियर? 32, तो कितना हो गया 3.12 हो गया। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखिएगा Ag रेशो Cl कितना आ रहा है, Ag कितना है आपका 1 ग्राम, Cl कितना है आपका 0.32 ग्राम। ओके, क्लियर? तो 1/0.32, तो 1/0.32 का मतलब कितना हो गया 100/32 हो गया। कितना टाइम गया 3 टाइम, कितना हुआ 96, बचा कितना 4 हो गया 40 1 टाइम, बचा 8 हो गया 80, कितने टाइम 2 टाइम, तो ये कितना आया 3.12। तो इन दोनों केसेस में देखिएगा, फर्स्ट केस में Ag और Cl का रेशो कितना आ रहा है 3.12, और सेकंड केस में Ag और Cl का रेशो कितना आ रहा है 3.12। दैट इज दिस डाटा ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसका ओबे करते हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ओबे करते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
क्लियर, कर सकते हैं अपन। चलिए क्लियर, तो कुछ नहीं करना आपको, जब क्वेश्चन पढ़ना है तो उसमें आपको एक कंपाउंड का मास गिवन होगा और उस कंपाउंड में से एक एलिमेंट का मास गिवन होगा, या हो सकता है दोनों एलिमेंट का मास गिवन हो, और जब दूसरे का गिवन नहीं हो तो आप कंपाउंड के मास में से एक एलिमेंट के मास को माइनस कर दीजिए तो दूसरे एलिमेंट का मास आ जाएगा। क्लियर, फिर मास आने पर दोनों एलिमेंट के मासेज का रेशो निकालना है। अगर ये रेशो सिमिलर आता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, नहीं आता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। देन दिस क्वेश्चन ओबे द या दिस डाटा ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा वो देखिएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखिएगा। क्या कह रहा है, 1.4 ग्राम ऑफ CaO, CaO का मास है कितना, 1.4 ग्राम। ये पहला एक्सपेरिमेंट मान लें अपन, ठीक है। CaO कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 0.4 ग्राम है, तो ऑक्सीजन हो गया 0.4 ग्राम। क्लियर, एंड 3.5 ग्राम ऑफ CaO कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ Ca। सेकंड में कह रहा है ये 3.5 ग्राम ऑफ CaO कंटेन्स 2.5 ग्राम Ca। अब यहाँ पे मास जो दे रखा है वो Ca का दे रखा है, कैल्शियम का दे रखा है कितना, 2.5 ग्राम। अब ये कह रहा है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करिए। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट है CaO में, Ca और O। इसमें CaO का मास 13, O का मास 13, Ca का मास कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो 1.4 माइनस 0.4 कितना आ गया, 1 ग्राम। ओके, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए आप 3.5 ग्राम CaO है और Ca का मास कितना है, 2.5, तो ये कितना बचेगा, 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 ग्राम। ओके, कोई कंफ्यूजन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में इन एलिमेंट के मासेज का रेशो निकालना है। तो आप चाहे तो O रेशो Ca निकाल लें या Ca रेशो O निकाल लें। तो देखो अपन बात करें इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, Ca रेशो O। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में Ca का मास कितना है, 1 ग्राम। क्लियर, O का मास कितना है, 0.4 ग्राम, तो 1/0.4 10/4 हो गया, कितना आ गया, 2.5। कितना आ गया भाई, 2.5। फिर अपन बात करें यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट 2, Ca रेशो O कितना आएगा भाई, Ca की वैल्यू 2.5 है और O की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है, कितना आ गया, 2.5। देखना वैल्यू सिमिलर आ रही है कि रेशो। भाई दोनों एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो सिमिलर आ रहा है, 2.5 और 2.5, और जब दोनों सेम आ रहे हैं देन ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, दीज डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एनी कंफ्यूजन, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप। चलिए थैंक यू। तो आपके अब 2 लॉ तो कंप्लीट हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बस वहाँ पे देख लीजिए कितने एलिमेंट है। अगर 2 एलिमेंट्स हैं और मोर देन 1 कंपाउंड्स बना रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर तो आएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, ये लॉ क्या कहता है वो देखिएगा। लॉ कुछ नहीं कहता, लॉ कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स। क्लियर है, मतलब जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेज विच कंबाइंड विद डेफिनेट मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के डेफिनेट मास के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो डिफरेंट मासेज होंगे उनमें एक सिंपल रेशो होगा। क्या होगा वो, सिंपल रेशो। तो ये लॉ क्या कहता है, मैं पूरा बोल देता हूं पहले।
when two elements are combined to form more than one compounds, clear, then the different masses of n element which combined with definite mass of other element bears a simple ratio, clear। क्या होता है उसमें, एक सिंपल रेशियो होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो इसमें क्वेश्चन दो टाइप का आएगा, क्लियर है। तो देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा लॉ है, क्लियर। अगर दो एलिमेंट है और टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर ओनली वन कंपाउंड बना रहे हैं तब तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, और व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो गया। क्या कहा मैंने, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन कंपाउंड देन डेफिनेट प्रोपोर्शन, and two elements are combined to form more than one compounds then multiple proportion, क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है, ये कंबाइन होकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखें अपन, मास ऑफ कार्बन कितना है 12, या मास से मतलब एटॉमिक मासेस से है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, और यहाँ इसमें भी कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। फिर यहाँ पे अपन देखें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 32। अब पढ़ो आप क्वेश्चन न्यू क्या कहता है आपका फॉर्म, क्या कहता है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। ये टू एलिमेंट्स हो गए, ये कंबाइन हो रहे हैं और ये दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कंपाउंड ए CO है और कंपाउंड B CO2 है, मोर देन वन कंपाउंड्स हो गए। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ एन एलिमेंट, देखो यहाँ पर इस एलिमेंट ऑक्सीजन का मास देखें, यहाँ 16 है और यहाँ 32 है, तो डिफरेंट मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंड विद डेफिनेट मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये डेफिनेट मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो देखो कार्बन अदर एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन के अलावा, कितना है, इसमें भी 12 और इसमें भी 12 है, दोनों में डेफिनेट मास करना है, इक्वल मास करना है। और जब दोनों में इक्वल करना है तो ये जो डिफरेंट मासेज हैं, इन डिफरेंट मासेज में एक सिंपल रेशियो होगा। तो ये आप देखो यहाँ पे, द डिफरेंट मासेज ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विद डिफरेंट मासेज विच कंबाइन विद डेफिनेट मास ऑफ अदर एलिमेंट्स बियर ए सिंपल रेशियो। तो इन डिफरेंट मासेज में एक सिंपल रेशियो होगा। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 16:32, डेट इज 1:2। आया कि नहीं आया, क्लियर। और यहाँ देखें दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने यहाँ ले लिया सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, एक SO2 बना रहा है और एक SO3 बना रहा है, ओके। तो यहाँ देखिएगा मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो यहाँ आ गया आपके 32, यहाँ पर भी आ गया आपके 32, क्लियर। और यहाँ पे अपन बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो गया, क्लियर। तो वही है, टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, विच कंबाइंड विद डेफिनेट मास ऑफ अदर एलिमेंट, सल्फर का मास डेफिनेट है, देन these different masses have a simple ratio। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 32:48। तो 32 16 से गया 2 टाइम और 48 हो गया 3 टाइम, तो 2:3 आ गया, क्लियर। कर सकते हैं, क्लियर है, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आप देखिए एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, मान लो आप ये मासेज का झंझट नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट डेफिनेट है, कौन डिफरेंट आ रहा है, ऑक्सीजन 1 है या 2 है, या कार्बन 1 आ रहा है, तो कार्बन जो डेफिनेट था उसको काट दिया, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 1:2 आ गया। यहाँ अपन देखें
सल्फर और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर डिफरेंट तो ऑक्सीजन या 2 है या 3 है या सल्फर 1 है, तो डिफरेंट में ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब मान लो आपसे उल्टा पूछ ले कि ऑक्सीजन को डेफिनेट कर दें और सल्फर को डिफरेंट कर दें, तो कैसे आएगा आप देखो। जैसे ये SO2 था और ये SO3 था, इन दोनों में ऑक्सीजन को डेफिनेट करना है, तो ऑक्सीजन को डेफिनेट करना है तो कुछ नहीं करना, इसमें जो ऑक्सीजन की नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें जो ऑक्सीजन की नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ऑक्सीजन सेम हो जाएगा। क्या होएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा S3O6 और ये हो जाएगा S2 और O6। O6 से O6 कैंसिल हो गया, डेफिनेट आ गया ना भाई। तो सल्फर का रेशो क्या आ गया, तो रेशो ऑफ सल्फर 3:2। तो देखो यदि एलिमेंट चेंज कर दोगे तो रेशो उल्टा हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का रेशो था, किसका रेशो था, यहाँ तो रेशो ऑफ ऑक्सीजन था कितना, 2:3, और यहाँ रेशो हमने उल्टा कर दिया, सल्फर का निकाला, तो रेशो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3:2 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन है क्या भाई। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कर सकते हैं अपन। चलिए, तो यहाँ पर इस लॉ को तो पहचानने का तरीका इतना सा ही है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, बस ये आ जाए लाइन, तो कौन सा प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन तो आपके हो गया कि वहाँ क्या देगा, और 2 एलिमेंट्स देगा और उससे मोर देन 1 कंपाउंड देगा और पूछेगा भाई कौन सा लॉ लग रहा है, तो आपको कहना है मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है। अब हम बात करें, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे आपने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में करे थे, सिमिलर है, बस यहाँ तरीका वही है। अगर रेशो सेम आ जाता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और रेशो डिफरेंट आता है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। पढ़े आप क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1 पढ़े अपन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या कहता है आपके, इन 3 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड्स हैं, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मान लिए यहाँ पर ये 3 कंपाउंड है, ए, बी और सी, और यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, इसमें 7.7 है, इसमें 14.3 है और इसमें 25% है। क्लियर। अब आप जानते हैं, तो ये कह रहा है कि भाई इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप जानते हैं जब कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो टोटल दोनों एलिमेंट मिला के 100% है, तो उसमें से कार्बन दे दिया 7.7, सॉरी हाइड्रोजन दे दिया 7.7%, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, 100 में से इसको माइनस कर लो, 100 में से इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ आएगा 8, 2 बचेगा, 92.3 आ गया। क्लियर। इसको 100 में से माइनस किया 7, यहाँ हो गया 5, तो 5 यहाँ हो गया 2, तो 8, 85.7% बचा, और यहाँ पर 25 गया तो 75% बचा। क्लियर। तो पहले बताओ दोनों आए कि नहीं आए भाई। जब कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो दोनों एलिमेंट मिला के 100% हो गया। क्लियर। एक एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 माइनस पहले वाले का परसेंटेज माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट के मासेज का रेशो निकालना है, वही कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरह C/H। यदि ये वैल्यू सिमिलर आती है, क्या कहा मैंने, यदि ये वैल्यू सिमिलर आती है, क्लियर, तब तो लॉ जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है, और यदि ये वैल्यू डिफरेंट आती है तो जो लॉ है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 92.3 कार्बन और हाइड्रोजन कितना है अपॉन 7.7, यहाँ 85.7 अपॉन 14.3 और यहाँ 75/25। क्लियर। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब यहाँ पर अपन रेशो निकाल लें, तो रेशो क्या आएगा, वो रेशो देखिएगा आप, रेशो क्या आएगा वो देखिएगा 92.7, तो यहाँ पर 92.3 है,
डिवाइड बाई 77, 1 टाइम गया 77, कितना बचा यहाँ पर 5, यहाँ हो गया 8, कितना बचा 1, 153 हो गया, कितने टाइम गया 2 टाइम गया, कितना आ गया 4 और 14 और 1 5, तो अप्रोक्स 2 टाइम गया और अप्रोक्स 2 टाइम गया तो कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12। आप यहाँ पर देखो 85.7 डिवाइड बाई 14.3, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्लियर, 6 टाइम मल्टीप्लाई करा इसको, 6 18 का 8 हासिल 1 और 6 इंटू 4 24 और 1 25, 6 और 2 8, तो लगभग अप्रोक्स 6 टाइम गया और ये कितना गया 3 टाइम गया, क्लियर। तो यहाँ पर ये कितने टाइम गया 3 टाइम गया, क्लियर है। तो ये आ गया आपका रेशो किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। देखना क्या ये रेशो फिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, एक में 12 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है और एक में 3 आ रहा है, क्लियर। तो रेशो डिफरेंट आ रहा है और रेशो डिफरेंट आ रहा है तो कौन सा प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है। यदि सेम आता तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बट डिफरेंट आ रहा है तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पे वो कह देगा कि भाई कार्बन का रेशो निकालो, तो देखो जिसको हमने डेफिनेट कर लिया वो तो नीचे आ गया, तो जिससे भी डिवाइड करेंगे वो तो यूनिट बन जाएगा ना भाई। तो हाइड्रोजन तो 1 बन गया, तो 1 के रेस्पेक्ट में कार्बन कितना है यहाँ पे 12, 6 एंड 3। तो यहाँ पे यदि मैं रेशो ऑफ कार्बन निकालूं तो रेशो ऑफ कार्बन क्या आएगा 12:6:3। तो ये हाइड्रोजन से तो डिवाइड करा ना अपन, C/H निकाला ना भाई, तो जो नीचे आ गया वो तो 1 बन गया ना भाई, तो बच्चा कुछ क्या है कार्बन का ही है, कितना आएगा 4:2:1। कोई कंफ्यूजन? ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को करने का तरीका। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको डाटा दे रखा है डायरेक्ट ही और एक टेबल दे रखी है, उस टेबल से डायरेक्ट आंसर निकालने हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो पहला तो हम हटा देते हैं यहाँ से, ये पहला हटा दिया मैंने, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, क्या डाटा दे रखा है आपको, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में पर मास परसेंटेज ऑफ टिन दे रखी है इतना, मास परसेंटेज ऑफ टिन बी में इतनी है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी दे रखी है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है। तो ये दोनों गिवन है ऑलरेडी। क्या करना है आपको, इन दोनों एलिमेंट्स के मासेज का रेशो निकालना है, तो टिन रेशो ऑक्सीजन, क्लियर, ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टिन रेशो ऑक्सीजन, टिन रेशो ऑक्सीजन में कितना आएगा, टिन का मास कितना है 78.77, ऑक्सीजन का मास कितना है 21.23, यहाँ टिन का मास कितना है 88.12 और यहाँ कितना है 11.88। इन दोनों का रेशो निकाल लो, यदि ये रेशो सेम आता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट आता है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ देखिए 78.77 डिवाइड बाई 21.23, क्लियर, कितने टाइम जाएगा, अप्रोक्स 3 टाइम जाएगा, कितना हो गया 9, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 6, कितना बचा 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ हो गया 7 0 और यहाँ पे कितना 3 है तो 5 और यहाँ पर 1, ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट लगाया, तो लगभग कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, कितना हो गया भाई 21 2 और 14 और 2 16 1 7 और 1 8 और 14 और 14, क्लियर, तो 3.7 टाइम गया है, क्लियर। इसको निकाल लो 88.12 डिवाइड बाई 11.88
तो यहाँ पर देखिएगा 88 12 डिवाइड बाई 1188, कितनी टाइम जाएगा? ये 7 टाइम जाएगा अप्रोक्स, 7 टाइम जाएगा। तो कितना हो गया? 8 7 56, 56 5, 56 और 5 कितना हो गया? 61 6, क्लियर। और यहाँ पे 7 और 6 13 का 3 1 और 7 और 1 8, क्लियर। कितना बचा? 6, यहाँ हो गया कितना? 2, तो यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ हो गया 4, तो 4, क्लियर। तो कितने टाइम जाएगा आपके? अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। तो कितना हो गया? 7.4 हो गया। तो आप पहले देखिएगा ये रेशो जो है वो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? क्या कहा मैंने? ये रेशो जो है वो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है तो ये तो प्रूव हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके। अगर उसने कहा कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो डिफरेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू नहीं है। अगर हम अपने चेंज कर दिया, मल्टीपल प्रोपोर्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन ट्रू है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को तो नीचे डिवाइड किया अपन ने, तो ऑक्सीजन तो यूनिट बन गया। तो ये रेशो किसका आया? टिन का आया। दोनों में डिफरेंट मासेस किसके? टिन के। कितना आया? तो यहाँ पे अपन देखें रेशो ऑफ टिन कितना आएगा? 3.7 रेशो 7.4, कितना हो गया? 1:2। कितना हो गया? 1:2। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? ये है क्वेश्चन करने का तरीका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू।